हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 3 द दिल्ली सुल्तान के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स जो अब इस चैप्टर में हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जो चैप्टर है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है, जो वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो चैनल में। ठीक है, विच वॉज द रूलर ना फर्स्ट रूलर कौन से थे जिन्होंने इस्टेब्लिश की थी अपनी दिल्ली में कैपिटल? अनंगपाल तोमर जो राजपूत थे, उन्होंने इस्टेब्लिश की थी सबसे पहले कैपिटल दिल्ली में अपनी। पर्शियन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी दिल्ली सुल्तान के अंदर। ठीक है, सुल्तनत जो थी यहाँ पर क्या बोला गया कि फारदेस्ट एक्सटेंट तक, मतलब कि और ज़्यादा कैसे ना फैल गया था, जैसे कि ना मिलिट्री कैंपेन छोड़ा करते थे ये लोग। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सारे राजा जो थे ऐसे ही क्या करते थे ताकि अपना और ज़्यादा एम्पायर को बड़ा कर सके, है ना। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर और ज़्यादा बड़ा हुआ था ना इनका एम्पायर, जो और ज़्यादा फैला था। फ्रॉम विच कंट्री इबिन बटूटा ट्रैवल टू इंडिया? मोरक्को से आए थे इबिन बटूटा इंडिया में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंगली, ये इंपॉर्टेंट क्यों था कि मिलिट्री कमांडर्स को इंटरेस्ट रखना पड़ता था पीसेंट्री का? अकॉर्डिंग टू सर्कल ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंगली मिलिट्री कमांडर्स को इंटरेस्ट रखना पड़ता था पीसेंट्री का माइंड में, बिकॉज किंग सर्वाइव नहीं कर सकते सोल्जर के बिना, एंड सोल्जर के नॉट सर्वाइव विदाउट सैलरीज। किंग जो है सोल्जर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, सोल्जर जो है सैलरी के बिना, सैलरी जो है कहाँ से आएगी? रेवेन्यू से। रेवेन्यू जो है पीजेंट देंगे जो टैक्स पे करते हैं, है ना। बट पीजेंट तभी पे कर पाएंगे रेवेन्यू, जब रेवेन्यू तभी पे कर पाएंगे जब वो प्रॉस्परस रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उनको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर्स क्या थे सुल्तनत में? तो इंटरनल फ्रंटियर्स जो कि इनके कंट्रोल में थे सुल्तान के, जैसे कि हिंटरलैंड ऑफ गैरिसन टाउन, गंगा यमुना द्वाब, तो जो इनके कंट्रोल में था ना जो भी एरिया, तो वो इंटरनल फ्रंटियर्स था इनका। और जो एक्सटर्नल फ्रंटियर्स था जो कि अनकॉन्कर्ड एरिया ऑफ सदर्न इंडिया, मतलब कि सदर्न इंडिया जो है वहाँ पर, सदर्न रीजन में इंडिया के, तो वहाँ पर अभी भी दूसरे जो राजा महाराजा थे ना रूल कर रहे थे, तो वो जो थी वहाँ पर उनको कंट्रोल करना था, वो कंट्रोल कर नहीं पाए थे। तो अनकॉन्कर्ड एरिया था वो जो एरिया जीता नहीं था इन्होंने अभी तक, तो वो एक्सटर्नल फ्रंटियर कहलाता था, है ना। अब मुक्ति इसके बारे में देखते हैं, है ना। व्हाट वर द स्टेप्स टेकन, कैसे स्टेप लिए गए थे ताकि इंश्योर कर सके मुक्ति अपनी ड्यूटीज अच्छे से परफॉर्म करें। और हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं, मतलब व्हाट डू यू थिंक दैट दे मे वाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर ऑफ सुल्तान, मतलब कि ऑर्डर जो है सुल्तान का मना कर देंगे, हम नहीं मान रहे ऑर्डर तुम्हारा। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर सकते हैं वो, है ना। तो स्टेप्स देखो, मुक्ति जो होती थी ना, एकता एक ज़मीन हुआ करती थी, ठीक है, और उसको इक्तादार भी कहते थे, इक्तादार को ही मुक्ति कहते थे। ठीक है, तो स्टेप्स टेकन टू इंश्योर द मुक्तिस परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, तो कई सारे स्टेप्स लिए गए थे, जैसे कि मुक्ति ना मिलिट्री कैंपेन किया करते थे और मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर इक्ता में। इक्ता एक ज़मीन थी, उसका होता था इक्तादार, जिसको मुक्ति भी कहते थे, है ना। देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल, तो इनका ऑफिस जो था इनहेरिटेबल नहीं था। इनहेरिटेबल मतलब कि जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पास हो जाता है, जैसे कि मुक्ति का बेटा ही मुक्ति बन जाएगा दोबारा, तो इस तरीके से नहीं था उनका। इनका जो ऑफिस था, मतलब कि शॉर्ट टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते थे ये, है ना। और बिफोर बीइंग शिफ्टिंग, तो ना इनको थोड़े टाइम के लिए एकता दिया जाता था, ऐसा नहीं था कि इनके पास ही एकता रहेगा। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड, तो अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया जाता था कि जो चेक कर सके कितना अमाउंट कलेक्ट किया जा रहा है। एकता से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ना, इसलिए केयर वॉज टेकन दैट दी मुक्ति ना कलेक्ट करें उतना ही टैक्स जितना प्रिस्क्राइब किया गया है, जितना स्टेट ने, जितना राजा ने बोला उतना ही टैक्स हो, दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर, उतने ही सोल्जर भी रखे। ठीक है, दे मे हैव वांटेड टू डिफाई, और वो डिफाई क्यों कर देंगे ऑर्डर, जो सुल्तान का मना क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास खुद की आर्मीज होती हैं और वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं, तो उनके पास में तो पावर है, तो वो रिवेल कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं किंगडम के अगेंस्ट, है ना। हार्श कंडीशन उनकी जो सर्विस की थी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उसकी वजह से भी सुल्तान का ऑर्डर वो डिफाई कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ मुगल इन्वेजन ऑन दी दिल्ली सुल्तान, तो मंगोल इन्वेजन हुआ था दिल्ली सल्तनत में, तो उसके इम्पैक्ट क्या थे? मंगोल इन्वेजन जो कि दिल्ली सल्तनत में हुआ था, तो रूलर्स ऑफ जो दिल्ली सल्तनत थी ना, उनको बड़ी सी आर्मी रखनी पड़ती थी ताकि मंगोल से बचा सके। मंगोल की वो ना आर्मी बहुत, मतलब कि जो मंगोल थे ना, जो पेस्टुलेट्स ग्रुप थे, मतलब कि चरवाहे थे वो पहले, है ना। बहुत बड़े ना घुड़सवार भी थे वो लोग, तो वो लोग ना उनके घोड़े वगैरह बहुत तेज़ चला करते थे, है ना। तो उनकी आर्मी जो थी, तो इन लोग की तो वो बहुत पावरफुल थी, तो बहुत तेज़ तेज़ वो आया करते थे, है ना। तो अलाउद्दीन ने कंस्ट्रक्ट करवाया था गैरिसन टाउन नेम्ड सिटी फॉर हिज सोल्जर्स वाइल मोहम्मद बिन तुगलक एम्प्टीड रेसिडेंट। तो क्या किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर जब ये मंगोल आने वाले थे, तो ना इन्वेजन कर रहे थे, तो इन्होंने अपना खुद का एक न्यू गैरिसन टाउन बनवाया नेम्ड सिटी अपने सोल्जर्स के लिए, ताकि वहाँ पर रख सकें उनको, तो इन्होंने खुद से गैरिसन टाउन बनवाया एक और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने तो अपनी कैपिटल ही चेंज कर दी थी। उसने तो एक जगह ही पूरी खाली करवा दी जहाँ पे लोग रहा करते थे, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया ताकि सोल्जर वहाँ पर रह सके। तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो गए थे। टू फीड द लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, और इतने सारे सोल्जर्स को खाना खिलाना, तो इतना ज़्यादा टैक्स भी लगाया जाता था पीसेंट के ऊपर,
अब पीजेंट के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो वो तो गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था। दे स्टार्टेड पेइंग देयर सोल्जर्स इन कैश। तो अब क्या कर रहे थे जो दिल्ली सुल्तान वाले थे, सल्तनत थे, तो वो लोग ना अब सोल्जर्स को कैश में पे कर रहे थे, रहते थे इक्ता बिकता वगैरह नहीं दिया करते थे ज़मीन। दीज मेजर्ड पोस्ट, तो ये जो मेजर्स है ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आए थे, ठीक है। डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ तारीख, तो तारीख के जो ऑथर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन के लाइफ्स के बारे में बताते हैं क्या? जो तारीख लिखने वाले होते हैं वो नहीं बताते, क्योंकि जो तारीख जो लिखते हैं ना प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। तो जो ऑर्डिनरी मैन सॉरी जो तारीख लिखने वाले होते हैं ना वो नहीं बताते इन्फॉर्मेशन ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन्स की लाइफ के बारे में। उनकी जो राइटिंग होती है वो प्रेज़ करते हैं सुल्तान को, तो उनकी राइटिंग जो है प्रेज़ करने के लिए होती है सुल्तान को, जो भी ना तारीफ़ करना सुल्तान की, और अवार्ड मिले उनको, रिवॉर्ड मिले, है ना। दे हैड नथिंग, तो उनके पास में कुछ भी नहीं मतलब पता रहता है उनको कॉमनवेल्थ के बारे में, वो नहीं लिखते। दे ना वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं, टाउन में रहा करते हैं, मोस्टली अनअवेयर रहते हैं कॉमन पीपल के बारे में, ठीक है। अभी देखते हैं रज़िया सुल्तान जो थी, यूनिक इन दी हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। डू यू थिंक वुमेन लीडर्स को एक्सेप्ट किया जाता है बीबी लीडर के तौर पे? रज़िया सुल्तान जो थी जो दिल्ली सुल्तान की जो हेड बनी थी, ठीक है, वो भी सुल्तान बनी थी एक। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन थी जो रूलर बनी सल्तनत में। शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड थी, अपने ब्रदर से ज़्यादा वो समझदार थी, ठीक है, क्वालिफाइड थी और एबल थी। तो हमको भी लगता है कि वुमेन जो है लीडर बनना चाहिए, तो यहीं पर ऐसे आप आंसर करोगे, ठीक है। रेडली टू बिकम दी, बिकॉज डेमोक्रेसी आजकल वर्ल्ड में न्यूजीलैंड में भी और जो फिनलैंड हो गया तो वहाँ पर भी, तो कई सारी जगह हैं जहाँ पर अभी वुमेन्स लीडर है। हमारे यहाँ की फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर वो बताइए आप, जो वुमेन थी, और जो प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि वुमेन थी, ठीक है। और अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है उनका नाम बताया कमेंट बॉक्स में, है ना। नाउ द वर्ल्ड हैज़ बिकम एन ओपन माइंडेड इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी में। अब लोग जो है जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं वुमेन्स को, है ना, इक्वल जो समान अधिकार दिया जा रहा है। वो नेवर माइंडेड इन हैविंग वुमेन एज देयर लीडर, तो जो है, ठीक है, एंड मनी वुमेन जो हैं अभी प्रूव कर रही हैं अपने आप को, टॉप लीडर बन रही हैं वो, ठीक है। तो सपोर्ट करते हैं हम वाइडली, सपोर्ट करते हैं कि वुमेन जो है लीडर बने, ठीक है। दिल्ली सुल्तान इंटरेस्टेड थे कटिंग डाउन फॉरेस्ट में, और डज डिफॉरेस्टेशन अकर सेम रीज़न टुडे। तो आज भी क्या डिफॉरेस्टेशन जो पेड़ों को काटना होता है तो वो आज भी होता है क्या? सेम रीज़न है क्या? तो वही पूछा गया यहाँ पर। दिल्ली सुल्तान जो थे क्यों करवाते थे, जो फॉरेस्ट क्यों कटवाते थे? क्योंकि ना जो पीजेंट हैं उनको ज़मीन देंगे ताकि वो एग्रीकल्चर कर सके, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के लिए आज भी जो है पेड़ काटे जाते हैं। ऑल्सो जो नए नए किले बना सके, टाउन बना सके, ताकि ट्रेड को प्रोटेक्ट कर सके एंड रीजनल ट्रेड को जो प्रमोट कर सके, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्लियर किया जाते थे ताकि सेफ गार्ड कर सके अपनी फ्रंटियर्स को, एंड वहाँ पर मूवमेंट हो सके आर्मी का। तो अभी भी थोड़े थोड़े जो रीजन, रोड रेलवेज़ के लिए पेड़ काटे जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए। सो वी कैन से दैट डिफॉरेस्टेशन अकर फॉर द सेम रीज़न ओनली, बट पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू चेंज हो गया है, ठीक है। तो अभी भी एग्रीकल्चर के लिए भी काटे जाते हैं पेड़, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया है। आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा, ठीक है, लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और थैंक यू।